हेलो स्टूडेंट्स, तो आज सबके साथ आज पढ़ते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यानी कि पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं इतनी मेहनत करके ये टॉपिक बनाता हूं लेकिन आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। अभी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट कर दो। शुरू करता हूं फिर अपना टॉपिक। क्या टॉपिक है हमारे पास? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, लो साहब, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? इसको यार हिंदी में बोला जाता है पाउली का, किसका? पाउली का अपवर्जन नियम। लो साहब, जिसको हिंदी में जरूरत है हिंदी में लिख लो, पाउली का अपवर्जन नियम। बड़ा इजी नियम है। किसने खोज करी है इस नियम की? किसने खोज करी है? सन 1925 में सन 1925 में पाउली ने, जिसका पूरा नाम था वोल्फगैंग पाउली ने, इस नियम का प्रतिपादन करा। मैं लिखने वाला हूं कि यार सन 1925 में, ठीक है, वोल्फगैंग पाउली ने इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम का प्रतिपादन किया। ठीक है, लो साहब, बेसिक कंसेप्ट है ये। अभी मैंने नियम नहीं लिखवाया, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है। याद कर लो कि वोल्फगैंग पाउली ने इस नियम का प्रतिपादन किया। किसी बुक में लिखवा मिलेगा तो मैं डब्ल्यू पाउली ने इस नियम का प्रतिपादन करा। अब ये नियम आपको बताता क्या है यार? यही बता दो, ये नियम क्या बताता? तो आपको पता है कि यार मेरे पास नाभिक होता है नाभिक। इस नाभिक के चारों ओर क्या होती है? ये वाली कक्षाएं होती हैं। पहली कक्षा हो गई, ये वाली सेकंड कक्षा हो गई। ठीक है, ऐसी थर्ड फोर्थ कक्षाएं होती हैं। अब आपको पता है कि यार प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी में कितने होते हैं? मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, दूसरी में कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, 2 2 4 2 6 और एक 7 और एक 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पता है आपको। ठीक है, अब ये जो नियम बताता है वो आपको ये बताता है कि भाई मुख्य ऊर्जा स्तर में कक्षा में, सेल में, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पाउली का अपवर्जन नियम यूज करते हैं। यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर में, यानी कि कक्षा में, ठीक है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम पाउली का अपवर्जन नियम यूज करते हैं। और उनकी व्यवस्था की कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि यार पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरी में 18 होते हैं और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सब का सब हम इस पाउली के नियम से फाइंड करते हैं कि यार कक्षा में, ठीक है, कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए और उनकी व्यवस्था का निर्धारण करने के लिए हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज करते हैं। यानी कि इस नियम की सहायता से, ठीक है, इस नियम की सहायता से, ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, ज्ञात की जाती है तथा इनकी व्यवस्था का निर्धारण भी ज्ञात किया जाता है। क्योंकि ये बीएससी है, बीएससी में बेसिक कंसेप्ट देना बड़ा जरूरी है, वरना नंबर कट जाएंगे आपके। ध्यान देना, ये फालतू में ही लिखवा रहा हूं मैं। नियम तो बहुत छोटा सा है इसका, लेकिन ये चीजें लिखनी बड़ी जरूरी है नंबर लाने के लिए। ध्यान देना। तो इस नियम की सहायता से मुख्य ऊर्जा स्तर में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है और इनकी व्यवस्था का निर्धारण भी किया जाता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार ये मेन परिभाषा, इस नियम के अनुसार ये इसकी मेन परिभाषा। आप परिभाषा क्या होती है एक बार चेक कर लो, एक बार चेक करते हैं एग्जांपल की फॉर्म में, वो भी ध्यान देना आपको। इसको मैं कर देता हूं इरेज, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, मैं क्या लिखने वाला हूं। देखो मेरे पास अगर मैंने n बराबर 1 लिया, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, मेरे पास ये क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मेरे पास अगर मैं n का मान 1 लिया है, मैंने n का मान अगर मैंने 1 लिया है, तो n का मान अगर मैंने 1 लिया है तो निश्चित रूप से l का मान कितना होगा? मेरे पास 0 होगा और m का मान भी कितना होगा? 0 होगा। ये मैंने क्वांटम संख्याओं में पढ़ा दिया पिछले वाले टॉपिक में, आप देख सकते हो। तो m का मान 0, लेकिन s का मान जो होगा वो निश्चित रूप से कैसे होगा बेटे? डिफरेंट होगा। कितना होगा? डिफरेंट होगा। s का मान एक बार होगा प्लस के 1/2 और एक बार क्या होगा? s का मान माइनस के 1/2। ये है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, यह है पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, या मैं देता हूं इंग्लिश में इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यह वाला यह है सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए,
ठीक है, ध्यान देना, अगर n का मान मैंने 1 लिया है तो n बराबर 1 के लिए l का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा, लेकिन s का मान निश्चित रूप से भिन्न आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर के मान समान नहीं हो सकते हैं, ध्यान देना जरा, समान नहीं हो सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में, ठीक है, किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं यदि मान लो यदि n, l तथा m के मान समान हो भी जाए तो s का मान निश्चित रूप से कैसा होगा? भिन्न होगा। कैसा होगा बेटे? भिन्न होगा। ध्यान देना जरा, अगर यदि 3 क्वांटम नंबर n, l और m के मान समान हो भी जाए तो s का मान निश्चित रूप से भिन्न होगा। एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस 1/2 होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जो s का मान होगा वो होगा -1/2 होगा। ठीक है, यदि n, l और m के मान समान कर दिए आपने कि n का मान भी 0, l का मान भी 0, m का मान भी 0, लेकिन s का मान कैसा होगा? निश्चित रूप से डिफरेंट होगा, कभी भी समान नहीं होने वाला है। और इसका मान कितना होगा? +1/2 होगा या फिर -1/2 होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास इस केस में हुआ, अगर n का मान मैंने 1 ले भी लिया है तो l का मान 0, m का मान 0, तो s का मान कैसा होगा? निश्चित रूप से कैसा होगा? डिफरेंट होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं जो उसका मेन एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ इरेज। तो जो इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा, आपको जो एग्जाम्पल देना है वो ये वाला एग्जाम्पल देना है। मेरे पास जो एग्जाम्पल है 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए 2s2, क्या है मेरे पास? ये 2s2, यानी कि दूसरी कक्षा का s ऑर्बिटल है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन में कैसे बनाऊंगा देखो जरा थोड़ा ध्यान से, बिल्कुल एग्जाम्पल बड़ा जरूरी है भाई। ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कैसा है वो चेक कर लो। दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कैसा है? अपोजिट है, एक का ऊपर को और एक का क्या है? नीचे की। एक का क्लॉकवाइज है, एक का क्या? एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए +1/2 आता है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए s का मान जो आता है -1/2 आता है। ठीक है, अब अगर मैं देखो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लूं, इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान देना, मेरे पास s है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो मेरे पास n की वैल्यू है वो कितनी है? देखो कक्षा कितनी है मेरे पास? कक्षा 2 है, तो n का मान तो मेरे पास 2 है, कक्षा की संख्या। l का मान कितना होता है? एक चीज और चेक कर लो, s के लिए आता है l का मान, अगर मेरे पास s है, p है, d है, f है, ये मैंने पहले ही बता रखा आपको। s का मान क्या है मेरे पास? l का मान जो होगा s के लिए वो 0 आता है, p के लिए 1 आता है, d के लिए 2 आता है, f के लिए कितना आता है? 3 आता है ना। अब मेरे पास क्या है? s ऑर्बिटल है। कितना ऑर्बिटल है? s ऑर्बिटल है, तो l का मान कितना आ जाएगा मेरे पास? s के लिए l का मान कितना होता है? 0 होता है, तो फिर m का मान भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन s का मान कैसा होगा? निश्चित रूप से डिफरेंट होगा, और वो कितना होगा? ठीक है, और वो कितना होगा तुम्हारे पास? वो होगा आपके पास कितना? s बराबर +1/2। कितना होगा? +1/2। वैसे ही इसके लिए देख लो आप एक बार, मान लो मेरे पास इस इलेक्ट्रॉन के लिए n का मान अभी भी 2 आ गया, कक्षा की संख्या 2 है, तो यहाँ पे l का मान कितना आ जाएगा? s है तो यहाँ भी 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ कितना जाएगा तुम्हारे पास? m बराबर 0। ठीक है, और s का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? -1/2, क्योंकि स्पिन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है मेरे पास? -1/2 आया। ध्यान देना इस लाइन पे, कितना आया? s बराबर -1/2 आ गया। तो इस तरह से कभी भी अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, यानी किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, डिफरेंट होंगे। ठीक है, अगर मैंने n का मान 0 कर दिया तो l का मान 0, m का मान 0, लेकिन s का मान इतना ही रहेगा। s का मान कभी भी 0 नहीं होने वाला, कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पाउली का अपवर्जन नियम है, इसको बड़ी इजी तरीके से आप समझ सकते हो, और ये BSc में 4th सेमेस्टर में आप लिख के आ सकते हो, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है नहीं, अब इसके बाद देखो समझाया कुछ, तो n का मान कितना है मेरे पास? 2 है, तो n का मान 2 आ गया। s के लिए l का मान कितना होता है? 0 होता है। कभी जबरदस्ती कि भाई जबरदस्ती तुम एक 0 और 1 लगा दो,
ठीक है, क्योंकि n बराबर 2 के लिए l का मान 0 और 1 आता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि s के लिए कितना था तुम्हारे पास 0 ही आता है। l का मान 0, m का मान 0, s का मान प्लस 1/2, क्योंकि स्पिन कैसा है मेरे पास क्लॉकवाइज है और इसका स्पिन कैसा है मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसका मान कितना क्या मेरे पास माइनस के 1/2 आ गया, यानी कि हाफ आ गया माइनस के। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो। अब पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ पाउलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि पाउली के अपवर्जन नियम का अनुप्रयोग यूज क्या होंगे। ठीक है, तो देखो मैं डालता हूं हेडिंग पाउली ठीक है, तो यूजेस ऑफ पाउली ठीक है एक्सक्लूजन जन प्रिंसिपल। जरा बताओ मुझे भाई क्या हो जाएगा इसका यूज। पहला यूज क्या होगा, पहला यूज इसका ये होता है कि याद कर लो कि प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर में यानी कि प्रत्येक सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 2n² होती है। ध्यान देना, प्रत्येक सेल में, प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर में यानी कि प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n² होती है, 2n² होती है। ठीक है, मिल गया। दूसरा नंबर मेरे पास देखो, ये मुख्य ऊर्जा स्तर से बोला जाता है, शेल कक्षा बोला जाता है, मुख्य ऊर्जा स्तर। ठीक है, मुख्य ऊर्जा स्तर, तो इसको कक्षा बोला जाता है। कक्षा के अंदर क्या होते हैं, सबसेल होते हैं, सेल के अंदर सबसेल होते हैं, और सबसेल की संख्या जो होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। ठीक है, देखो जरा, प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, और जो मेरे पास सेल होता है ना, सेल की जो संख्या होती है यानी कि सेल में सब सेल की संख्या, सब सेल की संख्या ठीक है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। मुख्य क्वांटम संख्या कितनी होती है तुम्हारे पास, n के बराबर होती है, के बराबर होती है। ठीक है, ठीक है भाई। अब एक चीज और आती है, देखो सेल में ना यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर में यानी कि सेल में n² ऑर्बिटल होते हैं, n² ऑर्बिटल होते हैं। या हर साल एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मुख्य ऊर्जा स्तर में ऑर्बिटल की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है तुम्हारे पास n² होती है। तो देखो सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होती है, सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या होती है n² होती है, n² होती है। ठीक है, इसके बाद मेरे पास 4th नंबर आता है कि प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनका स्पिन कैसा होता है, जिनका स्पिन अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, ध्यान देना, कहने का मतलब यह है कि देखो एक बार और, प्रत्येक मुख्य ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या, सेल में सब सेल की जो संख्या होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। जितनी सेल होंगी उतनी क्या होगा तुम्हारे पास सब सेल होंगे। अब देखो सेल में यानी कि मुख्य ऊर्जा स्तर में यानी कि कक्षा में या कोष में ऑर्बिटल की जो संख्या होती है वो n² होती है, और प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनका स्पिन कैसा होता है, अपोजिट होता है। तो 4 इसके यूजेस हो गए और ये नियम हो गया। अब अगर आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है तो आप इस वाली लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, लेकिन ये वाली लाइन आप छोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है तो ये वाली लाइन आप छोड़ भी सकते हो। क्या इस नियम की सहायता से मुख्य ऊर्जा स्तर में आप कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जाती है और इसकी व्यवस्था का निर्धारण भी किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का निर्धारण भी किया जाता है। इस लाइन को आप छोड़ भी सकते हो, बाकी अपनी कहानी यहाँ शुरू कर दो, ये आपका मेन नियम है ना। और बाकी ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, अगर n, l और m के मान समान हो भी गए तो निश्चित रूप से s का मान डिफरेंट होगा, जैसे कि इस केस में हमारा हुआ है ना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।